Dear students, welcome to the SDK Health Sciences Biochemistry classes. जैसे कि हमने पिछले सेशन में कंटिन्यू किया था, हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर रहे थे और ग्लाइकोलाइसिस जैसे हमने पहले बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ ब्रेक डाउन है एक 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का, जो कि ग्लूकोज होता है, 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। और हमने इसके ब्रेकडाउन को इन डिटेल देख लिया था कि किस तरह ये 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन के पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन मौजूद है कन्वर्ट होता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम इसको डिटेल से देखेंगे, यानी इसके एंजाइम्स को देखेंगे, इसके एनर्जी लेवल्स को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप्स इसकी जो है प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ से हम आपको बताएंगे कि जी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड करते होते हैं। पहला फेज़ कहलाता होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ और दूसरा फेज़ जो है वो पे ऑफ फेज़ कहलाता होता है। किसी भी तरीके किसी भी बिज़नेस की तरह पहले हम जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इन्वेस्टमेंट करते होते हैं, ठीक है जी, और फिर एक मुद्दत के बाद उस इन्वेस्टमेंट से हमें जो है प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं, बिल्कुल इसी तरीके का मैकेनिज्म है। पहले इसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ होता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमें जो है एनर्जी रिटर्न हो रही होती है या एनर्जी पे ऑफ फेज़ कहलाता होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप्स, 2 कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड करते होते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, इसको हम प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते होते हैं, ये 1 से 5 रिएक्शन तक होता है। पहले 2 स्टेप में एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होती, पहले 3 स्टेप्स में एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होती और उसके बाद जो है फिर एनर्जी रिटर्न होती है। लेकिन पूरे 5 तो 2 हिस्सों में इसको तोड़ते हैं, 1 to 5 एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ या प्रिपरेटरी फेज़, और 5 ऑनवर्ड यानी 6 to 10 एनर्जी पे ऑफ फेज़ या पे ऑफ फेज़ कहलाता होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पर जो है 2 ATP के मॉलिक्यूल इन्वेस्ट होते हैं, यूज्ड होते हैं, ठीक है जी। और एनर्जी पे ऑफ फेज़ में क्या होता है, ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हैं ये कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट के अंदर, और यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, हमें एनर्जी ATP की फॉर्म में मिलती है, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेजेस हैं, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ है और एनर्जी पे ऑफ फेज़ है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट में हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और एनर्जी पे ऑफ फेज़ में हम इन रिटर्न हमें बिजनेस मिलता होता है। अच्छा, फ़ायदे का बिजनेस वही होता है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो ज़ाहिरी बात है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो रफली अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो हम ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP खर्च करते हैं, 2 ATP खर्च करते हैं, और आफ्टर 10 स्टेप्स के बाद हमें इन टोटल 10 ATP मिलते हैं, 10 ATP हमें मिलते हैं, ठीक है जी। इन रिटर्न हमें कितने मिलते हैं, 10 ATP। तो हमारे नेट ATP कितने होंगे जनाब, 10 में से 2 माइनस किया आपने तो टोटल आपके पास 8 ATP का गेन होता है, ठीक है, ये 8 ATP का गेन होता है। तो इसका मतलब और बड़े प्रॉफिट का बिजनेस है। प्रिपरेटरी फेज़ जो है वो फेज़ 1 और प्रिपरेटरी फेज़ कहलाता होता है, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको जो है इसके स्टेप्स सारे के सारे समझाता हूँ, ठीक है जी। तो पहले आप मेरे साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो आइसोमेराइज होगा, आइसोमेराइजेशन होगी, आइसोमर बनाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डो, ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है, ये कीटो शुगर में कन्वर्ट होकर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाएगा। पहले मैं आपको सिर्फ स्टेप्स समझा रहा हूँ। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनने के बाद एक फॉस्फेट, अब इसमें एक फॉस्फेट पोजीशन नंबर 6 पे मौजूद है, एक और फॉस्फेट इसमें आके ऐड हो जाएगा और ये बनाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है जी। फिर ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एक एंजाइम की मौजूदगी में 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब तक याद रखिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं और यहाँ तक सब में 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एल्डोलेज एक एंजाइम है जो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट पे एक्ट करेगा और इसको 2 हिस्सों में तोड़ देगा। एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, एल्डोट्राइयोस कीटोट्राइयोस और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एल्डोट्राइयोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक 3 कार्बन की शुगर
दूसरी 3 कार्बन की शुगर। अब यहाँ से साइकिल आगे डबल हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से अब ये टूटा और टूटने के बाद अब 2-3 कार्बन के कंपाउंड बन गए और यहाँ से आगे अब साइकिल डबल चलेगा। लिहाजा अब आगे जितनी भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो डबल मिलेंगी, आगे हमें जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो डबल मिलेंगी। अब क्या होगा जनाब, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रो, ये आपस में देखिए आइसोमेराइज है, आइसोमेराइजेशन ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है जी। तो अब हम 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास है। अब सेकंड फेज कहलाता है प्योर फेज। अब आपने सिर्फ गौर करना है रिएक्शंस के ऊपर, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है जी। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो गया एक दूसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए। सेकेंड फेज में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम लेके चल रहे हैं एक को, जबकि साइकिल है डबल, ठीक है, यानी जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो डबल बनेंगी, या अगर कोई खर्च भी हो रहा है तो वो भी डबल खर्च होंगी। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। आपने सिर्फ नाम पे गौर करना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एंड देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर और आखिर में हमारे पास पायरुवेट आ जाएगा, ठीक है जी। 10 स्टेप्स पूरा दोबारा बता देता हूँ। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट और आखिर में पायरुवेट, ठीक है जी। अब हम इसकी निटिग्रिटीज़ को डिस्कस करते हैं, इसके एंजाइम्स को और इसकी एनर्जी इन्वेस्टमेंट को और एनर्जी गेन को डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, एल्डो शुगर है, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। इस रिएक्शन को यहाँ हमारे पास एटीपी लॉस हो रहा है, ठीक है जी, हम एटीपी को खर्च कर रहे हैं तो हम नेगेटिव में जा रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की है उस वक्त। 2 एंजाइम इसके ऊपर एक करते हैं, ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिक एंजाइम है सिर्फ ग्लूकोज के लिए, एज द नेम शोस, नाम से जाहिर हो रहा है ना, ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिक एंजाइम है ग्लूकोज के लिए, लिहाजा ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। दूसरा एंजाइम ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज, दूसरा एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ये सारे हेक्सोजेस को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है या फॉस्फोराइडेट कर देगा, ठीक है जी। जैसे ग्लूकोज एक हेक्सोज है, फ्रक्टोज भी हेक्सोज है, गैलेक्टोज भी हेक्सोज है, तो हेक्सोकाइनेज सब के ऊपर एक्ट करके ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर एंटर करेगा। तो दोनों एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि ग्लूकोज की सिचुएशन क्या है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो जो है वो ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है तो फिर हेक्सोकाइनेज उसको ऊपर करेगा, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो वो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करके ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में ले आएगा। तो 2 एंजाइम, इसके फ़र्क को हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि दोनों एंजाइम के दरमियान फ़र्क क्या है, ठीक है जी। सो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोराइलेट हो जाएगा ग्लूकोज। 2 एंजाइम इसको ब्रेक करते हैं, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आइसोमेराइज होगा, आइसोमर बनाएगा, यानी एल्डो शुगर जो है वो कीटो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंजाइम होगा फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट आके ऐड होगा, एटीपी यहाँ पर खर्च होगा, एंजाइम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये 2 तरह के एंजाइम होते हैं, लिहाजा ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होगा, ठीक है जी। अगेन एनर्जी इसमें खर्च होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन नंबर 1 इरिवर्सिबल था, इसी तरह ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है जी। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 2 हिस्सों में टूटेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अगर आप देखेंगे तो ये 3 कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन का कीटो शुगर है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटो शुगर लगी हुई है, और ये देखिए CH2OH और CH2 और ये फॉस्फेट के साथ, ठीक है जी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन।
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एल्डो शुगर है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये OH और H हो गया, और यहाँ पर CH2 और फॉस्फेट के साथ, ये एल्डो शुगर हो गई, ये कीटो शुगर हो गई। फर्दर प्रोसेस के लिए क्या होता है कि ये कीटो शुगर जो है इस एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, लिहाजा अब यहाँ से रिएक्शन डबल हो गया, जैसे अब हमने कहा। रिएक्शन डबल होने के बाद क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजन, ये पहला डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है जिसमें एक NAD जो है वो NADH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये रिएक्शन इस तब पावरफुल होता है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साइटोप्लाज्म से लेके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच कर देता है। जब ये 3 फॉस्फेट के साथ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट को साइटोप्लाज्म से लेकर अटैच करेगा, यहाँ ATP नहीं यूज हो रहा। देखिए पिछले रिएक्शंस में ATP यूज हो रहा था, यहाँ ATP नहीं यूज हो रहा, बल्कि ये फॉस्फेट को साइटोप्लाज्म से लेके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच करके इसको 2 फॉस्फेट वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिहाजा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है जनाब। अब इस रिएक्शन पर गौर कीजिएगा, ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट यानी इसके पोजीशन 1 के ऊपर कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है जनाब, इसके ऊपर भी फॉस्फेट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी फॉस्फेट लगा हुआ है, तीन कार्बन है, पोजीशन 1 पोजीशन 3 के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर 1 का फॉस्फेट जो है ये यहाँ से निकलेगा और ADP के साथ अटैच हो जाएगा, और एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इस फॉस्फेट को जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की पोजीशन 1 पे लगा हुआ था वहाँ से निकाल के ADP के साथ कनेक्ट करके ATP बनाएगा। देखिए ये पहला रिएक्शन है जहाँ ATP बन रहा है, पिछले वाले रिएक्शन में ATP टूट रहा था, ठीक है जी, तो यहाँ बन रहा है। अच्छा, अब जैसे पिछले वाले उसमें हमने कहा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिएक्शन डबल हो गए, तो कितने ATP बन रहे हैं, 2 ATP बन रहे हैं, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट ये वाला और एक दूसरा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से कन्वर्ट हुआ था। हमने इमेजिन किया था ना कि अब रिएक्शन डबल हो गए, ठीक है जी, तो ये ATP बना। अच्छा, ये ATP चूंकि रिएक्शन के दौरान बन रहा है, लिहाजा हम इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, म्यूटेज एंजाइम म्यूटेशन हो जाएगी, 3 जस्ट कुछ भी नहीं हुआ, 3 पोजीशन जो है ये 3 पोजीशन से उठ के 2 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। और फिर ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वाटर की मौजूदगी में इनोलेज एंजाइम के साथ ये एक इनोल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, ठीक है। और लास्ट बट अब ये सारे के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। आखिरी स्टेप में क्या होगा, वो बैटरी लो गई इसकी। आखिरी स्टेप में क्या होगा, आखिरी स्टेप में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो अपना फॉस्फेट ADP को देगा। देखा वही रिएक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, वो अपना फॉस्फेट ADP को देगा और ADP जो है ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके, तो ये आई होप कि एंजाइम के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनोलेज एक ऐसा एंजाइम है कि इसके ऊपर आप ये देखें फ्लोराइड नज़र आ रहा है, ये फ्लोराइड इस इनोलेज को ब्लॉक करता होता है, ये इसको स्टॉप करता होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बहुत आसानी से, ठीक है जी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ATP के अंदर कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये एक इर्रिवर्सिबल स्टेप है, एक ATP यहाँ खर्च होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, आइसोमेरेज एंजाइम होगा, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम के तौर पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फॉस्फेट जो है ATP जो है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक ATP हमारा दोबारा यहाँ खर्च हो जाएगा। यहाँ तक देखिए सिंगल साइकिल चल रहा है, यहाँ तक मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार कि यहाँ तक आप देखिए ये सिंगल साइकिल चल रहा है। फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बाइफरकेट हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का अपना मॉलिक्यूल और दूसरा यहाँ से आ जाएगा दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला, ठीक है। अब साइकिल यहाँ से डबल हो गया। पे ऑफ फेज में क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये पहला डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है जिसमें NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से आएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। आप जहन में रखिएगा ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट साइड बाय साइड जा रहे हैं। फिर 1,3-बिसफॉस्फेट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 NADH बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं, ठीक है ना, 2 NADH बन रहे हैं।
देन 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये पहला फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है जिसमें एक फॉस्फेट निकल के एडीपी के साथ कनेक्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में एटीपी में कन्वर्ट होगा। याद रहे कि यहाँ एक एटीपी यहाँ बन रहा है, लेकिन चूंकि रिएक्शन डबल है लिहाजा 2 हो गए। उसके बाद और ये जो रिएक्शन जहाँ रिएक्शन के दौरान जो है फॉस्फेट बन रहा होता है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेशन होगी, 2-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इन्यूलेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉस्फोइनोल पायरोवेट अपना फॉस्फेट एडीपी को देगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोवेट काइनेज और पायरोवेट बन जाएगा जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। लिहाजा चूंकि साइकिल डबल है तो हमारे पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल हैं। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा पे ऑफ फेज के अंदर क्या हुआ, ठीक है। एक एटीपी एक साइकिल में यहाँ बन रहा है, एक एटीपी एक साइकिल में यहाँ बन रहा है। चूँकि साइकिल डबल है तो लिहाजा 1 + 1 = 2 ये दोगे, और चूँकि साइकिल डबल है तो 1 + 1 = 2, तो लिहाजा टोटल एटीपी कितने बने, 4 एटीपी, ठीक है। ये डायरेक्ट एटीपी बन गया, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ एक और चीज़ बन रही है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं। ये NADH बना, और कितने NADH हैं, 2 NADH हैं। ये NADH बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, और हाइड्रोजन बड़े इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन को हम फ्री नहीं छोड़ सकते, लिहाजा एक्सेप्टर होते हैं हाइड्रोजन के। ये NAD FAD जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ये NAD और ये साइकिल हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब ये क्या होगा कि ये NAD ये 2 हाइड्रोजन जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लिए थे, ये इनको लेके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक असेंबली होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। ये हाइड्रोजन NAD 2 हाइड्रोजन को लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, ठीक है जी। इसके 2 पाथवे होते हैं, 2 शटल पाथवे होते हैं, एक मैलेट शटल कहलाता होता है, दूसरा ग्लिसरोफॉस्फेट शटल कहलाता होता है। इन 2 शटल्स के ज़रिए ये NADH 2 हाइड्रोजन के लेके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चला जाएगा, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होगा तो 2 प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एक ऑक्सीडेशन चल रही होती है, दूसरी फॉस्फोराइलेशन चल रही होती है। तो जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP देता होता है। तो यहाँ कितने NADH के मॉलिक्यूल बने थे, 2 NADH के मॉलिक्यूल, क्योंकि साइकिल डबल थे। जो 2 NADH के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे तो कितने ATP देंगे, 6 ATP देंगे। तो 6 ATP हमें मिले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, यानी थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, और 4 ATP हमें डायरेक्ट मिल गए, दो एक साइकिल में, 2 दूसरे साइकिल में। तो टोटल हमारे पास ATP हो गए 6 और 4 10, और हमने इन्वेस्ट कितने किए थे पहले 2-3 रिएक्शन में, 2, तो 2 यहाँ से निकले, टोटल हमारे पास ATP हो गए 10। तो अगर हम इसकी बायोएनर्जेटिक्स को कैलकुलेशन करें तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज वाले स्टेप में 1 ATP खर्च हुआ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले स्टेप में फॉस्फोराइलेशन के लिए 1 ATP खर्च हुआ, ठीक है जी। फिर पे ऑफ फेज में हम आए, सेकेंड पार्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहला रिएक्शन था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 2 NADH बने, और अभी बताया कि NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो 3 ATP देता है, चूँकि 2 हैं तो 6 ATP हमें मिल गए। ये ऐसा ही है जैसे एक चेक, आपको NADH एक चेक है और माइटोकॉन्ड्रिया एक बैंक है, आपको एक चेक दे दिया जाता है, ठीक है जी, और एक चेक जो है वो 3000 का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और वो चेक जो है जब वो बैंक में जाएगा तो आपको जो है वो उससे 3000 रुपये मिलेंगे, ठीक है जी, या $3000 मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर वो और 2 चेक हैं आपके पास तो $6000 आपको मिल जाएंगे। तो ये 6 ATP है, ओके, ठीक है जनाब। फिर हम तीसरे उसमें जाते हैं, तीसरे कंपोनेंट की तरफ देखते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमें 2 ATP मिलते हैं। 2 ATP इसलिए मिलते हैं कि साइकिल डबल है, 1 ATP फिर 1 ATP, और फिर पायरुवेट काइनेज लास्ट स्टेप अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, 2 ATP। तो टोटल हो गए 10 - 2, टोटल नेट ATP 8 ATP। तो हमारा ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर ऑक्सीजन हो और ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो तब, ठीक है जनाब। आपने कहा 2 तरह के ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। हमने कहा जी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में देखिए, अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाला और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाला, और फिर यहाँ से साइकिल डबल हो गया और ये एक पायरुवेट और ये दूसरा पायरुवेट, ठीक है जी। तो ये -1 ये -1, तो माइनस हो गए 2, ये एक NADH ये दूसरा NADH, एक NADH देता है 3, ये एक ATP ये दूसरा ATP, तो ये 2 इधर और 2 इधर, ठीक है जी। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, -2 = 10। लेकिन अगर ये एनएरोबिक हो यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन ना हो तो अब क्या होगा? तो इस सूरत में हमने कहा था कि पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में। लेकिन पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो इसको NADH चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब जब इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 हाइड्रोजन इसको कौन देगा? साइटोप्लाज्म से 2 हाइड्रोजन आएंगे नहीं मुफ्त में। तो ये NADH जो इस साइकिल में बना था, यही NADH इसको 2 हाइड्रोजन देकर खुद NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये NADH अपने 2 हाइड्रोजन देकर NAD में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जा सकता भाई। लिहाजा जब ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जा सकता तो 3 ATP नहीं मिलेंगे हमें। तो लिहाजा हमारे पास 3 ATP का लॉस यहाँ पर हो गया, 3 ATP का लॉस यहाँ पर हो गया। तो टोटल कितने बने? 1 ATP ये रहा, 1 ATP ये रहा, 1 ATP ये रहा, 1 ATP ये रहा। तो 2 ATP एक साइकिल में, 2 ATP दूसरे साइकिल में। टोटल हमारे पास 4 ATP -2, ठीक है जी, और प्लस के 4, तो इन टोटल हमारे पास नेट कितने होंगे? 2 ATP। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP हम गेन करते हैं, जबकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में हम 10 ATP गेन करते हैं। तो ये देखिए पहले स्टेप में एक एनर्जी खर्च हुई, दूसरे स्टेप में ATP खर्च हुआ। NAD वाले नहीं हैं, NAD वाले नहीं हैं, 2 ATP यहाँ पर हो गए, 2 ATP यहाँ पर हो गए, ये 4 में से 2 निकले, टोटल हमारे पास 2 ATP। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP। थैंक यू वेरी मच।